नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बोलपुर के उम्मीदवार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के डायरेक्टर रह चुके हैं अनिर्बन गांगुली जी, और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो चुनाव एमएलए पद के लिए है, पर लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव अनिर्बन गांगुली वर्सेस अनुव्रत मंडल है, क्योंकि बीरभूम के अंदर कोई भी चुनाव लड़ता है वो डायरेक्टली टीएमसी के स्ट्रॉन्ग मैन अनुव्रत मंडल से लड़ता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अनिर्बन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोग ये कह रहे हैं, इनफैक्ट बीजेपी के सपोर्टर ने कहा है कि ये देवता और दानव के बीच की लड़ाई है, रेफरिंग टू अनुव्रत मंडल इज दानव। आपको इस पे क्या कहना है, आपकी इस पे क्या टिप्पणी है, इस चुनाव को आप किस तरीके से? नहीं, एक है ये चुनाव मेरे बीच अनिर्बन गांगुली और अनुव्रत मंडल के बीच नहीं है, बिकॉज अनुव्रत मंडल कोई अधिकृत कैंडिडेट नहीं है, एक जिला सभापति है, कई जिले हैं पश्चिम बंगाल, और इसलिए ही वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स। जो अधिकृत प्रतिनिधि है विरोधी शासक दल का, उसके साथ मेरा है चुनाव। सेकंड, दूसरा है कि लोग तय करते हैं कि कौन दानव है कौन देवता है। लोग हमें बनाते हैं, हम बनते हैं, लोग हमें सत्ता देते हैं, सत्ता ले भी लेते हैं। लोग जैसे कहेंगे, जैसे बनाएंगे वैसे ही बनूंगा, इसलिए मैं उस दृष्टि से नहीं देखता हूं इसको। पर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जितना भी मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देख रहा था, लोग यही कह रहे थे कि अनुव्रत मंडल ने एक बयान दिया है कि भयंकर खेला हो गए और खून हो गए। ये 4 घंटे पहले आए और कहा है कि बीरभूम के अंदर खून हो गए और भयंकर खेला हो गए। अब आप बोलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने कहा कि you have this, it's an MLA contest and you do not look at it in that way. But people in the past have said that this district is basically a lot about the anger against अनुव्rata Mandal, and I have also traveled on the ground with that. How do you see that the statement of भयंकर खेला हो गए and खून हो गए? You see, ये statement जो है, it's the reflection of an anti-democratic fascist mindset. और ये mindset जो है, इसका कोई स्थान नहीं है भारत में या भारत के संविधान के अंतर्गत। हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं या डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, ये भारत के संविधान विरोधी माइंडसेट है, मानसिकता है। एक दूसरा है कि देखिए, पश्चिम बंगाल की जो जनता है ये डरने वाला नहीं है, क्योंकि जो खेला हुए कह रहा है उसका खेला ही शेष होने को जा रहा है। एक के बाद एक सीट चुनाव हो रहा है और उनके नर्वसनेस जो है वो दिखाई दे रहा है सबको। उनको समझ में आ रहा है कि जमीन उनके पैर के नीचे से हट रहा है। जन समर्थन जो 2011 में इसी दल और इसी नेत्री का जो जन समर्थन था, वो जन समर्थन अब खत्म हो गया है। जिन लोगों ने परिवर्तन का बात किया था और बंगाल के जनता ने उनको समर्थन दिया परिवर्तन के लिए, वो परिवर्तन खोखला परिवर्तन मिला है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं खेला शेष, और अभी हम सेवा शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। और दूसरा है कि नकल परिवर्तन खत्म, असल परिवर्तन अब आने वाला है। मैं चुनाव को इस दृष्टि से देखता हूं, पर जो मूल विषय है वो है कि पश्चिम बंगाल की जनता सब समझता है और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार ये जो एक भयंकर खेला होवे जो मानसिकता है, इस मानसिकता को पराजित करना है। इसका कोई स्थान नहीं है पश्चिम बंगाल में, आजाद भारतवर्ष में इसका स्थान नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करती है। और उनका एक बहुत डायरेक्ट कनेक्ट, क्योंकि मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, महिलाओं से मिल रहा हूँ, उनका एक डायरेक्ट कनेक्ट उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है प्रधानमंत्री जी के साथ। और सही है, जो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट ने माना, ये वर्तमान में सही है। प्रधानमंत्री का जो लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में है, यह अभूतपूर्व लोकप्रियता है और लोगों को किसी मिडिल पॉइंट, मिडिल पर्सन नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, अब इन लोगों ने बंद कर दिया हमें पूछना कि आपका मुख्यमंत्री फेस कौन है। 6-8 महीने पहले पूछते थे, अभी बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को कुछ जानना नहीं है, उनको कुछ समझना नहीं है। उनको सिर्फ एक ही है कि हम मोदी जी को जिताएंगे
उनका जैसे मॉडल जो है गवर्नेंस, वो हम शासन का हम पश्चिम बंगाल में हमको चाहिए, और उसके लिए हम असल परिवर्तन लाएंगे, और उस असल परिवर्तन के लिए हम ये तृणमूल कांग्रेस को पराजित करेंगे। आपने स्ट्रैटेजिस्ट की बात करी, एक क्लब स्ट्रैट ली हुई थी जिसमें आपने कहा, आपने खुद ने इस पर ट्वीट कहा कि 4 फेज हो चुके हैं और अभी से तृणमूल कांग्रेस जो है वो हार मान रही है और सभी सच्चाई को एक्सेप्ट कर रही है। और उसके बाद उन्होंने सीरीज ऑफ इंटरव्यूज दिए बहुत सारे पत्रकारों को और कह रहे हैं कि वापस से बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं छुएगी। इस पर आप कहते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो डैमेज कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। बस जो मूल बात है जो उन्होंने उस समय कहा, उसके बाद तो डंडा पड़ा होगा, पीसी ने बोला होगा क्या भाई तुम भाइयों से पैसे ले रहे हो और हमें डुबा रहे हो, जाओ डैमेज कंट्रोल करो, जाकर डैमेज कंट्रोल करने लगा। बट द फैक्ट इज कि ओवरवेलमिंगली एसटी, एससी, मतवा समाज, हर संप्रदाय के लोग, महिला, सब लोग निकल के आ रहे हैं कि उनको वो मोदी वाला गवर्नेंस चाहिए। गांव में जाता हूं तो देख एक जहां उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिला है, कई जगह नहीं मिला है। तृणमूल पार्टी के लोग अपने नाम पे 4 फॉर्म्स फिलअप करके उनसे पैसे लेके उनको पैसा वापस नहीं किया, घर भी नहीं किया। पर जहां घर बना है, बाहर खड़े रह के हमको कहते हैं ये मोदी घर है, मोदी घर देखो, मोदी ने घर दिया है। दिस इज द काइंड ऑफ ये इंटेंसिटी है लोगों का, फीलिंग्स का। नीरज जी, आप सुबह उठने से लेकर रात के सोते तक पूरा कैंपेनिंग कर रहे हैं। आई एम नोइंग यू फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, यू आर अ स्कॉलर, यू आर एन इंटेलेक्चुअल, you are director of the Shama Prasad Mukherjee Foundation, and now you are contesting from a very significant seat, considering its background in relation to Gurudev Rabindranath Tagore. But एक जमीन पे ये भी बात है अनिबन जी की लोगों के मन के अंदर, पर्टिकुलरली बीरभूम में, कि मैंने देखा है कि कैमरे पे कोई ज्यादा नहीं बोलता है, भय है कि भाई वोटिंग पूरा तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, छापा हो पाएगा, ऐसा तो नहीं छापा हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीरभूम के अंदर लोग वोट जाने के लिए जो एक वातावरण है वो क्रिएट हो पाएगा, या जो अनुबंध मंडल में लोग का पूरा अभी तक भयंकर खेला हुआ? देखिए, भयंकर खेला हुए वो कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि उसका खेला तोड़ने का खेला हम खेलेंगे। मतलब आप अनुबंध मंडल का खेला तोड़ने का खेला एकदम, और खेला शुरू हो गया है और वो जनता तोड़ेगा, और अब हमको जनता पे पूरा विश्वास है। ये है कि अगर आप देखते हैं कि 4 फेजेस में जो इलेक्शन हुआ है, इसमें जो घटनाएं हुए उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हैज बीन क्वाइट पीसफुल वोटिंग हैज टेकन प्लेस। एब्सोल्युटली। और ये कुछ आइसोलेटेड ऐसी घटना हुए हैं, और जैसे जो कुछ बिहार में घटना हुआ वो तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं उसको, कि वो इट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज कंटिन्यूअसली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। ये ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य लगता है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल, जिन्होंने भारत के संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ लिया, संविधान को प्रोटेक्ट करने का शपथ लिया, वही मुख्यमंत्री सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों। ये तो मसूद अजहर करते थे कभी, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन वहां से ब्रॉडकास्ट करके कश्मीर में गुट को, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स को उस्काते थे कि सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर हमला करो। मसूद अजहर सैयद सलाउद्दीन के बाद अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ये बहुत आश्चर्य है, डायरेक्ट फॉलो करता है। वो कह रही है कि जो केंद्र बाहिनी है, सेंट्रल फोर्सेज है, वो बीजेपी का काम कर रही है। दैट इज व्हाट हर एक्यूजेशन हैज बीन एंटायरली इन द कैंपेन। वो इस एक्यूजेशन, except her, nobody believes this. Even her भाईपो doesn't believe it. Actually, भाईपो भी विश्वास नहीं करते। सबको पता है सेंट्रल फोर्सेस का क्या रोल है, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्स क्या कंट्रोल मैकेनिज्म है, everyone knows, except her, nobody believes that. और वो तो she suffers from paranoia, basically illusion. जैसे वो खुद को मानती है कि वो प्रधानमंत्री बन चुकी है या बनेगी इस चुनाव के बाद। वो जैसे इल्यूजन देखती है कि भारत में 4 राजधानी होंगी और वो रोटेशनल राजधानी होंगी, हर राजधानी में एक संसद होगा, पार्लियामेंट होगा, और वो खुद जाकर हर राजधानी में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या है, सालों से वो जो प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब उनका था, उसका असर हो रहा है।
उनके मानसिकता। अनिरुद्ध जी, ममता बनर्जी हमेशा से कहती आई है कि आपकी पार्टी भारी पार्टी है, भारी पार्टी है। इनफैक्ट तृणमूल यहाँ पे ये कह रही है कि आप जो है फॉर बोलपुर यू आर Bahari is their accusation and they are saying that you appeal to the Bhadralok. How do you address to this accusation which they have been saying since? नहीं, वो लोग अपने गुहा से निकलते नहीं है करके उनको लगता है अपील टू भद्रलोक। गांव में जाते नहीं है ना इनके नेता, वो सिर्फ वॉल राइटिंग कर देते कुछ लोग। गांव में ना पानी है, ना सड़क है, ना मकान है, ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, टोटल कोलैप्स। जाता हूं तो लोग हमारे पास आकर के, मेरे पास आकर कहते हैं, अपना समझ के ही कहते हैं। एक दूसरा है कि ये बाहरी वाला जो नैरेटिव है, कहते हैं बीजेपी बाहरी दल है। भाई कांग्रेस का गठन तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था ना, वो तो बंगाली नहीं था। मेरे दल के गठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उनसे ज्यादा बंगाली कौन है तृणमूल कांग्रेस में? मुझे दिखाया एक बार, बताया मुझे। और थर्ड इज, अगर मैं बोलपुर में बाहरी हूं तो सोमनाथ चैटर्जी भी बाहरी थे और 7 बार वो जीते ना यहाँ। तो मेरे खिलाफ ये बाहरी वाला नैरेटिव इन लोगों ने 24 घंटा भी नहीं खड़ा करना। क्योंकि मेरा सिंपल क्वेश्चन था कि आप तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखिए इस बार, और उसमें कितने बाहरी हैं। कौन सा एक्ट्रेस को कहां भेज दिया, कौन सा इसको कहां भेज दिया इलेक्शन लड़ने में। इनके लिस्ट में तो आधे से सारे, अगर उनके हम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, उनके अगर नैरेटिव ट्रोप पे अगर हम आर्ग्यूमेंट सेट करते हैं, तो उनके तो सारे लोग बाहरी हैं। और लास्ट है कि भाई सोमनाथ बाबू का जब विषय में बोलता हूं तब चुप कर जाते हैं सब। और मैं तो कहता हूं कि मैं सोमनाथ बाबू का कलकत्ता का घर का एड्रेस मुझे मालूम है, किसको मालूम है क्या? तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं देते। तो और दूसरा विषय क्या है ना प्रदीप जी, देखिए बीरभूम से टीएमसी का 50% रेवेन्यू जाता है पार्टी चलने का। इट इज बी वेरी क्लियर। इस रेवेन्यू का आधार क्या है? रेत तस्कर, पत्थर का माफिया, कोयला तो इधर नहीं है, बर्धमान में है कोयला वाला माफिया, और गाय। ये पूरा माफिया नेटवर्क जो है, इसके ऊपर आधार करके इनका पार्टी चलता है। अब ये नेटवर्क कौन मैनेज करता है? कोई गांगुली मैनेज नहीं करता है, कोई बैनर्जी मुखर्जी नहीं मैनेज करता है। बैनर्जी के पास जाता है और बैनर्जी मैनेज नहीं करता, मुखर्जी नहीं करता है, मिश्रा करते हैं, विवेक मिश्रा, अशोक मिश्रा। तो भाई आप बाहरी तस्करियों को लेकर अपना दल का रेवेन्यू उठा रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं बाहरी दल, और अनेक बार गांगुली को बोल रहे हैं बाहरी। तो विवेक मिश्रा क्या है? तो आपका पार्टी का ही सदस्य है। आप अभी तक तो आपने एक्सपेल नहीं किया पार्टी से। विवेक मिश्रा आपका ही है, और विवेक जिसके माध्यम से ऑपरेट करता था अशोक मिश्रा है, सर्विंग पुलिस ऑफिसर है, और जिसके पास वो हफ्ता जाता था वो है बैनर्जी भाई को। तो ये सब जनता प्रश्न पूछ रहा है। अगर बीजेपी 2 मई को सरकार बनाती है तो क्या ये जितना भी आपने पूरा ये तस्करी की बात करी, पूरा सफाई, क्या ये सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? पूरा सफाई। और अगर इस पे भी अगर अनुब्रत मंडल का नाम आता है तो क्या अनुब्रत मंडल के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? अगर आता है नहीं, अगर नहीं आएगा ही। आपको लगता है कि अनुब्रत इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, लगता नहीं है, इन्वॉल्व है। और यहां 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए पहले कुछ महीना यहां यूपी मॉडल चलेगा, सीधा यहां यूपी मॉडल, फिर लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा। यहां यूपी मॉडल चलने वाला है और जनता को रिलीफ मिले ये हम सुनिश्चित करेंगे। इसलिए जिनको लगता है कि वो पश्चिम बंगाल में रहना चाहते हैं तो उनको सलाखों के पीछे रहना, और उनको अगर लगता है कि मैं सलाखों के पीछे नहीं रहूंगा तो उनको पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा। तो आप नो टॉलरेंस पॉलिसीज टुवर्ड्स क्रिमिनल्स अप्लाई करेंगे? तो कैसा चलेगा समाज, कैसा चलेगा अगर टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स क्रिमिनल्स हो? हाउ डू यू एक्सपेक्ट सोसाइटी टू मैनेज? Dr. Ganguly, you've been on the campaign from morning till night.
I saw your one of your tweets. आपने कहा कि आपके कैंपेन को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश करी है। आपने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जो है आपकी कैंपेन को रोकने की कोशिश कर रहा है, कई कार्यकर्ताओं का कैंपेन कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? No, there's this amount of nervousness क्योंकि पार्टी का पॉपुलैरिटी है, सिंबल का पॉपुलैरिटी और नरेंद्र मोदी का ह्यूज पॉपुलैरिटी। और पिछले दिसंबर आपको याद होगा यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री आकर ग्रैंड रोड शो करके गए। इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड, लोगों को अभी भी याद है। तो इसलिए सर्टेन अमाउंट ऑफ नर्वसनेस। और बेसिकली तृणमूल कांग्रेस क्योंकि एक फैसिस्ट पार्टी है, दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक स्पेस। यानी आपका फ्लैग भी रहेगा तो मेरा फ्लैग भी रहेगा, आपका पोस्टर भी रहे मेरा पोस्टर, आपका वॉल राइटिंग रहे मेरा वॉल राइटिंग रहे। हमारे जो कर्मी है, कार्यकर्ता है, पार्टी के लोग हैं, वी आर डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हम आज तक मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी तक, आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं क्योंकि अपने कार्यकर्ता भी प्रोवोक होते हैं, पर अभी तक एक भी रिपोर्ट नहीं आया कि मेरे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी फ्लैग को जलाया या निकाल दिया या वॉल राइटिंग को बर्बाद किया। सो वी आर डेमोक्रेटिक पार्टी, दे आर एसेंशियली अ फैसिस्ट एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी। इसलिए एक तो है जब a fascist party which has no democratic base or which has lost its democratic base and has metamorphosed into a fascist party. एक पॉइंट के बाद they realize तो क्या होता है, then they area domination के लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर area domination in a vacuum is not possible. So then you start engaging in violence. So that is exactly what they are doing. Vacuum बन गया है और vacuum is being filled by the BJP. और ये लोग सत्ता को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, they are trying to hang on to power, which is not possible. They realize it is not possible, so they want to make an outward kind of manifestation, outward expression of that control. So ये सब फ्लैग जलाना, हमारे पोस्टर्स फाड़ना, मैंने कई पोस्टर्स फाड़ दिए, तो मैंने कहा अच्छा है, at least. But do you think that will fear the voter from reaching the polling booth? No, not at all, not at all. And the voter this time is quite determined, quite determined. Whatever happens, the BJP is forming its government, 200 seats, second May. My last question. It's going to be a vague election. Dr. Ganguly, my last question to you is that you are a visionary man because you've been credited to taking the BJP's outreach, particularly to the intelligence, and now you are reaching to the voters in Bolpur. I want to understand what is your vision for Bolpur. Let's say Bolpur next year, and you are chosen as the candidate for Bolpur, and your party forms the government on 2nd May. I want to understand what is your vision for Bolpur. You see, the point, there is an immediate and there is a long term. And we have to look at it that way. I'm appalled when I realize that Bolpur being on the international map because of Gurudev. I say that on one end of my constituency is Gurudev and Gitanjali. At the other extremity of the constituency is Jaidev and Geet Govind. I mean, I'm sure there's no other constituency in West Bengal or even in India which has on the one side Gitanjali and Geeta Govindam on the other side. And I'm extremely proud to have discovered that link. And I'm surprised that people have not spoken about this earlier. And so therefore, the long-term vision, the long-term is not a very long-term vision. But it is that ultimately Bolpur must evolve and must develop as a model town, as a model city, as a model constituency, because Bolpur is not only Bolpur town. You have a vast tract of rural Bolpur, which is replete with India's, spiritual heritage, cultural heritage, terracotta temples in every corner, nook and corners for the last 200 years existing, and where worship still continues. Mats are there. So this ought to be developed into a model constituency as an international university come cultural center, city, constituency, where also religious and cultural tourism is pushed in a big way so that people of the area are benefited big time. And then we have to also think of employment generation, avenues of employment, because an entire constituency can't be dependent only on one university, and time has moved here. You have to have industrial hubs here. You have to have center for cultural excellence where the entire tribal art forms,
their skills, their expressions need to be preserved, need to be promoted and marketed, so that that entire revenue is again pulled into their growth and development. And the basics, immediate is the basics. Tap, water, roads, house, connectivity, and health. What Bolpur severely lacks, sorely lacks, is an international standard hospital, and I'm surprised that nobody, all those who are calling us Baharis, have never thought in the last 10 years. You have a sitting minister from here, never thought of setting up a hospital here, people from here. I mean, those in the town can afford it, but right in the interior, they have to go to Durgapur, they have to go to Bardhaman, to Kolkata. I mean, it's understandable that somebody has an accident in Nandigram, and then that person is taken to Kolkata for a plaster, because that person has means. To our chief minister. I mean, by now, people realize that. Even Nandigram had a super specialty hospital, but then she did not go there. But she expects people to go there. Why? I mean, if a chief minister can't use a super specialty hospital, how on earth does she expect her voters to go and get them substituted there? So there has been a travesty with the people of West Bengal, including the people of Bolpur. I must also say that when Somnath Babu was there, Somnath Babu had a vision. He did a fair amount of work here. People remember him. And I'm also very honored to hear, when people say, that after Somnath Babu, they found in me a candidate of that league. So, that always gives a kind of inspiration. Are you confident about your victory, Dr. Absolutely confident, because my opponent is confused. He is gone into a shell. The only... But are you being too early, Dr. Gandhi? Because after you got the ticket, I saw, which is a very good part, that you were on the ground from the next day, campaigning with the voters, you were going door to door. But you feel, it's said in elections that you should not peak too early. Are you thinking that your campaign is peaking too early? No, on the hand, in fact, I'll tell you why. Because Home Minister Amit Shah, one of his the first roadshow was from Bolpur, which is a big significance. It's a huge thing, and it was one of the most successful roadshows in Bengal. I've been tracking it. It's been 3 months for me also in Bengal. But do you feel that your campaign is peaking too early? On the contrary, I feel there's a lot more to be done. And I wish I peaked earlier. And in any case, the peak is 2nd May. Once we win and form the government. There is no peak before that. You're confident about it? Absolutely. And you should keep peaking up, peaking before that. दोस्तों आपने देखा कि कैसे बोलपुर के बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर अनिर्बन गांगुली और श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के डायरेक्टर, इनको जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो नैरेटिव है इंटेलिजेंस ले जाने के लिए ये मशहूर है, और अब वोटर्स तक ये अपनी बात ले जा रहे हैं। 2 मई को क्या होगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन को बंगाल स्वीकारेगा, जैसे कि डॉक्टर गांगुली बोल रहे हैं, हमें 2 मई को पता चलेगा। हमारे साथ जनता बातें जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।